तारीख दी जा रही है, कोर्ट से। तो भर्ती मुझे लग रहा है पूरी तरह से कोर्ट में अब अटक गई है। करोड़ीलाल मीणा का लड़ाई लड़ना जायज है, क्योंकि उन्होंने युवाओं से वादा किया था। अगर सब तो उन नेताओं को सोचना चाहिए, जितने दिन नरेश मीणा अंदर रहेंगे उतने बड़े नेता हो। थप्पड़ के बाद में आप उनको जेल में डालते हो, फिर ये कहते हैं कि दूसरे मुकदमों में। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। भजन लाल जी सनातनी व्यक्ति हैं, मोदी तो विरले हैं, ऐसे नेता मिलते कहाँ हैं जिनका आगे कुछ नहीं पीछे कुछ नहीं है। लेकिन भजन लाल जी, आपको ये आपके आसपास के लोग कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? मुस्लिम में बहुत सारी कास्ट होती है, अभिषेक आपको पता ही है। बाकी कुछ बदला नहीं है, वही काटने पीटने की बातें चल रही है। योगी आदित्यनाथ 54 मंत्रियों के साथ में डुबकी लगा रहे हैं। जैसे बालक होते हैं ना बच्चे, जब डुबकी लगाते हैं। हनुमान बेनीवाल ने एक और फटकारा, जो किंग है उन पे फटकारा मारा है। बोले गोविंद सिंह डोटासरा अगर अपने अलग से पार्टी बना के अगर चुनाव लड़ लेना तो 3000 वोट नहीं मिलेंगे। हनुमान बेनीवाल एक ऐसे नेता हैं, और करोड़ीलाल मीणा एक ऐसे नेता हैं, और राजकुमार रोत एक ऐसे नेता हैं जो खुद के दम पे लड़ते हैं। कि उन्होंने कहा है कि दम है तो अपने दम पे लड़के देखो, पता चल जाएगा कितना दुकान में सामान है। सचिन पायलट जैसे नेता विरले मिलते हैं। आप देखिए कितने कम एज में इतने बड़े लीडर बन चुके हैं कि देश में उनको पसंद किया जाता है। कितने लोगों का जीवन चला गया। कार सेवा में कितने लोगों का जीवन, कार सेवा में चला गया, गोलियां चली उन पे। भव्य मंदिर बना, जबरदस्त मंदिर बना, किसी पार्टी का मंदिर नहीं है, किसी धर्म का मंदिर नहीं है, भगवान श्री राम का मंदिर है। तो राम राम साहब, हताईविद भाई जी में आप सबको स्वागत है। कुछ कह रहे थे? कॉफी। चीयर्स चीयर्स। चीयर्स कॉफी चीयर्स थोड़ी होती है। क्यों नहीं होती है? चीयर्स कुछ भी कर लो। चीयर्स। ब्लैक कॉफी पी रहे हैं भाई साहब। तो हताईविद भाई जी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताओ, एसआई भर्ती जो है, स्वागत तो करी क्यों नहीं आज? स्वागत कर दिया आप, जब चाय की चुस्कियां ले रहे तभी करते हैं मैं स्वागत। अच्छा। अब ये बताओ एसआई भर्ती का होना क्या है अंत में? देखिए, आज जो एसआई भर्ती, जो एसआई ट्रेनिंग कर रहे थे, एसआई जिनको और बच्चे फर्जी एसआई बोल रहे हैं, है ना? तो हम तो नहीं बोल रहे फर्जी, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं। कुछ ही होंगे, कुछ लोग, 50 तो पकड़े गए तो फर्जी है, जो पकड़ ही लिया उन्होंने। तो हम तो नहीं बोल रहे, वो सरकार की एसओजी बोल रही है। तो आज वो गए थे उनकी तरफ से वकील, कि जो रोक लगा दी थी कोर्ट में, हाई कोर्ट ने, कि अब ये ट्रेनिंग नहीं होगी, स्टे है इस पे। तो वो गए थे, तो कोर्ट ने मना कर दिया साफ। कोर्ट ने कहा कि भाई स्टे खारिज नहीं होगा, ये स्टे रहेगा इस पे। और 10 तारीख को, अगला 10 फरवरी को अगला ये जवाब मिलेगा कि क्या होता है। कोर्ट ने एक तरह से राहत देने से इनकार कर दिया है। तो 10 तारीख को 2 बजे तक, मतलब फील्ड पोस्टिंग जो है, उसकी पोस्टिंग पे भी रोक जारी रहेगी। तो डिवीजन बेंच की याचिकाकर्ता को सिंगल बेंच में 10 फरवरी को जवाब पेश करने को कहा है। ट्रेनिंग ले रहे 50 सब इंस्पेक्टर ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील याचिका लगाई थी। 50 जो फर्जी थे ना, मतलब जिसको फर्जी कह रहे हैं लोग, एसओजी ने काटा कि ये इनको बंद कर दिया था, उन्होंने लगाई थी। कोर्ट में तर्क दिया गया है कि एसआई भर्ती का पेपर पहले ही बाहर आ गया था, इसमें जमकर धांधली हुई है। यह बात जांच एजेंसी से लेकर मंत्री की कमेटी तक स्वीकार की है। इससे पहले सरकार हाई कोर्ट में भर्ती रद्द करने का इनकार कर चुकी है। आपको पता ही है, ये सब सरकार ने मना कर दिया था, और हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई दी थी पहले कि जिलों में क्यों भेज दिया स्टे होने के बावजूद, और पूरी प्रक्रिया पे रोक लगा दी है, फील्ड ट्रेनिंग पे रोक लगा दी है। और इस तरह से लगातार एक खेल होता है ना, आपने एक फिल्म देखी होगी अभिषेक, तारीख पे तारीख दी जा रही है, कोर्ट से। तो भर्ती मुझे लग रहा है पूरी तरह से कोर्ट में अब अटक गई है। और पर कुछ युवा है, आंखें टकटकी लगाए बैठे हैं, बिल्कुल कब फ्री होगा ये मामला। युवा ये कोशिश कर रहा है कि भर्ती रद्द हो, और लगातार उनको मुझे लग रहा है सफलता मिल रही है। क्योंकि आज अगर स्टे वापस वेकेंट हो जाता, तो युवा जो आंदोलन कर रहे थे, मनोज मीना, इवन कद्दावर नेता डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा, जो लगातार एसआई भर्ती पर अब तक आवाज बुलंद कर रहे हैं रेगुलर, उनका कहना है कि एसआई भर्ती निरस्त होनी चाहिए। वो अपने स्टैंड पे कायम है, राजस्थान सरकार के मंत्री होने के बावजूद। क्योंकि जब करोड़ीलाल मीणा स्टैंड के नेता है, जब विपक्ष में थे, आपको मैं अभिषेक बता दूं कि वो 5 साल पूरी सड़कों पर लड़ाई लड़ते रहे। जितनी भी पेपर लीक हुए कांग्रेस सरकार के दौरान, उन्होंने ही प्रमुखता से मुद्दा उठाया और कांग्रेस के सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज लड़ी। उनके लोगों का ये भी मानना है कि जो बीजेपी सत्ता में आई, उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान करोड़ीलाल मीणा का भी है, क्योंकि उन्होंने एक विपक्ष की भूमिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लगातार कांग्रेस को घेरा, जिसके कारण एक नैरेटिव चेंज हुआ और जिसके कारण बीजेपी सत्ता में आई।
जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो और ही था, उनके कारण उनका तो प्रमुख योगदान हर जगह रहता ही है, क्योंकि उनकी नीतियां, उनकी विजन, उनका मिशन, इसके कारण बीजेपी सत्ता में आती है। लेकिन इसमें राजस्थान के बीजेपी नेतृत्व के साथ साथ महत्वपूर्ण भूमिका करुणलाल मीणा की भी थी कि उन्होंने सड़कों पर लड़ाई लड़ी, उन पे केस हुए, उन पे लाठी बाटा जंग उन्होंने लड़ी, तो एक महत्वपूर्ण भूमिका करुणलाल मीणा की थी। तो करुणलाल मीणा का लड़ाई लड़ना जायज है, क्योंकि उन्होंने युवाओं से वादा किया था अगर सरकार बीजेपी आई सत्ता में आएगी तो पेपर रद्द होंगे, और जिनके लीक हुए वो रद्द होंगे, और युवाओं को रोजगार मिलेगा, बेरोजगार युवाओं को। ये भी कहा था कि मैं कह के थक गया हूँ सरकार से। करुणलाल मीणा तो कह रहे हैं कि भजनलाल जी से पूछिए, मैं तो कह के थक गया हूँ। बिल्कुल। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक है, इतने बड़े नेता की बात नहीं सुनी जा रही। अभिषेक, कॉफी पीते पीते मैं एक बात और कहूंगा कि विरले नेता मिलते हैं करुणलाल जैसे, जो सिस्टम से लड़ाई लड़ते हैं, बिल्कुल, हर तंत्र से लड़ाई लड़ते हैं, युवाओं की आवाज उठाते हैं, छत्तीस कौम की आवाज उठाते हैं। मेरे को तो ऐसे नेता बड़े पसंद आते हैं, नरेश मीणा जैसे। ये मीणा समाज के जो नेता होते हैं ना, ये हमेशा आपको ग्राउंड पे दिखेंगे, ये चीज मैंने नोटिस किया है। मैं समाज की बात नहीं करूंगा, बाकी नेता नहीं दिखते, लेकिन नोटिस किया है कि मीणा समाज, मैं तो हिंदू समाज की बात करता हूँ, मैं समाजों की बात नहीं करता। लेकिन ये तीन नेता जो एक कास्ट से आते हैं, हम कास्ट की बात नहीं करते फिर भी, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में कास्ट की बात होती है, तो नरेश मीणा, मनोज मीणा, करुणलाल मीणा, इसका दावा नेता है ही। तो ये संघर्ष करते हैं कि नरेश मीणा का आप संघर्ष देखिए, कहने का अर्थ है मीणा जो नाम, मैं कह रहा हूँ जितना जो और नेता बीजेपी कांग्रेस का जो आरोप लगाए थे नरेश मीणा के समर्थक कि बीजेपी कांग्रेस के नेता नहीं चाहते कि नरेश मीणा बाहर आए, तो मैं कह रहा हूं उन नेताओं को, अगर ऐसा आरोप उनका सही है तो उन नेताओं को सोचना चाहिए, जितने दिन नरेश मीणा अंदर रहेंगे उतने बड़े नेता बनेंगे, जितने दिन अंदर रहेंगे। अभिषेक, ये उनके लिए संजीवनी है एक तरह से, पॉलिटिकल, जब तक वो जिंदा रहेंगे, जब तक अंदर रहेंगे, अच्छा, पॉलिटिकल रूप से, और लाइव रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि बाहर आ जाए ऐसे, इतने अच्छे नेता हैं, इतना अच्छे वोट लेके आए, सेकंड नंबर पे आए हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, हम वैसे भी हो जाता है, हम देखते हैं रास्ते चलते, आजकल तो गाड़ी भिड़ जाती है तो थप्पड़ मार देता आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह का स्ट्रेस है और जिस तरह का आज चाल चलन है लोगों का, जिस तरह का स्ट्रेस का जीवन हम लोग जी रहे हैं, मेडिटेशन हम लोग करते नहीं है, तो मैं देखता हूँ गाड़ियां भिड़ जाती है तो थप्पड़ मार देते हैं। लोगों में पेशेंस तो नहीं आजकल, पेशेंस नहीं। अब वो बताइए, वो तो इतनी बड़ी घटना थी कि जबरन वोट कराना, जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है उस पर कितना प्रेशर होता है, उस दौरान उसने थप्पड़ मार दिया तो कोई इट्स नॉट अ बिग डील, हम उसका समर्थन तो नहीं करते। समझ नहीं आया ये मामला, सच बताऊं मुझे अभी तक समझ ही नहीं आया कि नरेश मीणा को जेल में इतने दिन, भाई अगर उन पे और भी आरोप थे तो थप्पड़ से पहले जेल में डालना चाहिए था, थप्पड़ के बाद में आप उनको जेल में डालते हो और फिर ये कहते हैं कि दूसरे मुकदमों में डालते। हाँ, वो सारे मुकदमे तो, वो मतलब तो अधिकारियों का दबाव, एक ऐसा सिस्टम है। मुझे भजनलाल जी को एक बात कहनी है, भजनलाल जी आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपके आसपास के सिस्टम को सुधारे हैं तो बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, आप अधिकारियों को दबाव मत आइए, आप सिस्टम अपना खुद चलाइए, आप नेता हैं, अब राजस्थान की आपको जिम्मेदारी मिल गई है। देखिए, मेरे को एक सवाल याद आया, हम वैसे समाजों की बात नहीं करते हैं, हमारे जो राष्ट्र है यही हमारा सब कुछ है, लेकिन भजनलाल जी एज ए सीएम उन्होंने आज ब्राह्मण समाज की बात की, कुछ गलत नहीं बोला है, मैं आपको बता, बेंगलोर में बोला है शायद, क्या बोला, बेंगलोर में, मतलब हिंदू समाज का योगदान बहुत, वो ब्राह्मण समाज का एक बड़ा योगदान है, ऐसे करके उन्होंने कहा। मेरा एक दिमाग में ये चल रहा है कि सीएम के तौर पे ये सही है क्या बोलना? विकास में ब्राह्मण समाज का बड़ा योगदान है, और देश के विकास में ब्राह्मण समाज का बड़ा योगदान है, उन्होंने ये बयान दिया है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, भजनलाल जी सनातनी व्यक्ति हैं, हमेशा पूजा भाव में रहते हैं। देखिए, आप समझिए कि हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि उन्होंने गलत कुछ नहीं कहा, ब्राह्मण समाज वाकई में विकास की भूमिका में अग्रणी रहता है, हमेशा बुद्धिजीवी वर्ग है, और ब्राह्मण नहीं, सभी समाजों के लोग हमेशा भारत के विकास में हिंदू समाज के लोग आगे रहते हैं, ये हम कह रहे हैं। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ कि जहां समाज को बांटने के लिए कुछ लोग कोशिश करते हैं, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स, कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जो हमारे राष्ट्र को, भारत को तोड़ना चाहते हैं सामाजिक आधार पर, जो जातिवाद के आधार पर हिंदू समाज का डिवीजन करना चाहते हैं, संपूर्ण समाज को बांटना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ऐसे बल मिलता है ऐसी बातों से। अगर मुख्यमंत्री जो लीड कर रहा है, आप मुख्यमंत्री जी, आपका कोई सा भी समाज हो और उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अब आप संपूर्ण समाज के नेता हैं, 36 कौम के नेता हैं, आप सामाजिक कार्यक्रम में गए थे तो आप ये भी बोल सकते थे कि ब्राह्मण समाज के इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत सारे मदन मोहन मालवीय जी थे, बहुत सारे लोग थे, ऐसे लोग थे कि जिन्होंने ब्राह्मण समाज की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और जिन्होंने मतलब
आज जो वैदिक परंपरा है, आध्यात्मिक परंपरा है, जो आध्यात्मिक हमारा माहौल है देश का, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन आप उनका नाम लेते हैं, लेकिन आप इस तरह से अगर कह रहे हैं कि एक समाज विशेष का देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, सबसे आगे है, तो ये जो हिंदू संगठन है, वो ये कहते हैं कि सामाजिक सद्भावना रहनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? क्या बोलते हैं? सामाजिक समरसता। समरसता, सामाजिक समरसता की बात हिंदू संगठन अक्सर करते हैं। हम्म, तो मुझे लगता है कि सामाजिक समरसता खराब हो सकती है आपके बयान से। आपको सभी समाजों को भजनलाल जी साथ लेके चलना है। आपके लिए बनिए भी उतने महत्वपूर्ण हैं, राजपूत भी उतने महत्वपूर्ण हैं, आपके लिए जाट भी हम हैं, तो ये आपके कह लिए रहे हैं हिंदू सब समाज। पूरा हिंदू समाज, संपूर्ण समाज आपके लिए महत्वपूर्ण है। ओबीसी हो, कोई भी कास्ट के हो, एससी हो, एसटी हो, मैं किसी कास्ट की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ हिंदू समाज की बात कर रहा हूँ। मुझे बड़ा दुख हुआ भजनलाल जी कि जिस विजन के साथ मैं आपको अभी तो देखता कोई था, पॉलिटिकल रैली भी नहीं है, मतलब हाँ, नेता लोग इस तरह हाँ, के मैं बयान देते ये भी हैं। देख रहा था, अभी कोई पॉलिटिकल वो भी नहीं है, मुद्दा हाँ, भी नहीं है। अभी कोई चुनाव भी नहीं है राजस्थान में, कोई हाँ, पंचायत के चुनाव हो, कोई नहीं, इसमें तो आते हैं इस तरह हाँ, के बयान नेताओं की तरफ आ से आते जाते हैं। हैं। मैं मोदी जी को बहुत कम देखा है, कभी ऐसा कोई चुनाव में देखा हो तो होगा नहीं, कास्ट के आधार पे मोदी जी मैं भी कभी सुना देश के नहीं, आधार पे, राष्ट्र के आधार पे बात करते यानी हैं। याद रह जाए ऐसा कुछ और उन्होंने नहीं मोदी कहा। जी की कास्ट तो देखिए, कास्ट गिनी नहीं जाती, फिर भी उस कास्ट से नेता हैं। तो बीजेपी का जो संपूर्ण बीजेपी का विचार है, देखिए सामाजिक समरसता की बात है, योगी पुरुषों की कोई जात कास्ट भी नहीं नहीं होती। होती। योगी है मोदी, तो योगी है। बिल्कुल। मोदी तो विरले हैं, ऐसे नेता मिलते कहाँ हैं? मुझे बताइए ऐसे नेता हैं कहाँ जिनका आगे कुछ नहीं पीछे कुछ नहीं। एक आरटीआई लगी, उन्होंने आज तक अपने परिवार को नहीं बुलाया। बताइए, एक बार बुलाया था जब मुख्यमंत्री थे। अपने तो मित्रों को भी बुलाया एक बार, एक उनको बार पहचान नहीं पा रहे थे। उनको मतलब पहचान, कितना गैप रहा है जब वो कितना अपने। वो अपना सब कुछ छोड़ चुके हैं। मतलब जिनके, मुझे एक बार बताइए, जो मोदी के विरोधी हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग हों, कुछ कमियां भी मोदी जी में भी होगी, हर आदमी में होती है, बिल्कुल मेरे में बिल्कुल। भी है, आप में भी है। क्रिटिसिज्म इज इम्पोर्टेंट। क्रिटिसिज्म होता है, हर आदमी की कमी होती है। बिल्कुल। मोदी जी खुद भी कहते हैं कि मेरे में कमी हो सकती है। लेकिन आप बताइए, मोदी जी पर एक आरोप व्यक्तिगत आप बता दीजिए भ्रष्टाचार का, मैं मान जाऊं, जो क्रिटिसिज्म करते हैं। और वो जातिवाद नहीं करते मोदी जी, कास्टिज्म नहीं करते बिल्कुल भी। तो सबको साथ लेंगे, सबको साथ, सबका साथ सबका विकास, जो मोदी का नारा है, वो साथ लेके चलते सबको। लेकिन भजन लाल जी, आपको ये आपके आसपास के लोग कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? ब्राह्मण समाज के आप कार्यक्रम में जाइए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। मुझे मोदी जी की सबसे आप अच्छी बात सारे पता है क्या लगती समाजों है? के कार्यक्रम में जाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप किसी समाज विशेष की बड़ाई करेंगे तो सामाजिक समरसता खराब होती है। क्योंकि एक जो लेफ्ट विंग है, वो यही चाहती है कि हिंदू समाज को समाजों में बांटा जाए, जिससे जातिगत वैमनस्यता हो। क्या मुस्लिम में जो वो कास्ट नहीं होती क्या? मुस्लिम जो समुदाय है उसमें कास्ट नहीं होती क्या? लेकिन उसकी कोई बात ही नहीं करता, उसकी कोई बात नहीं करेगा। मुस्लिम में इतनी सारी कास्ट हैं, मुस्लिम में बहुत सारी कास्ट होती है, बिल्कुल अभिषेक आपको बिल्कुल। पता ही है। बैरवी पता नहीं उसमें वो बोरा, बैरवी, पता नहीं, अलग अलग होता है उनका। खान अलग होते हैं, ये अलग होते हैं, बहुत पलदार। सारे। हाँ, 40-30-40 कास्ट हैं, लेकिन कोई बात ही नहीं करता। ये क्या लेफ्ट विंग के लोग हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है जो। देखिए, मैं जितना समझ पाया हूँ ना, हम्म, कि तारीखें चेंज है, सालों में थोड़ा डिफरेंस है, वो पुराने जमाने की बात थी आज की, बाकी कुछ बदला नहीं है। वही काटने पीटने की बातें चल रही है, समाज को डिवीजन की। आप देख लीजिए, हिंदू समाज में मतलब जो आक्रांताएं थी, वो हमला करती थी, और आज भी वही चीजें हो रही है। कोई फर्क थोड़ी ना है। पलायन हो रहे हैं हिंदू समाज के। बांग्लादेश में एक समय पे हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, आज भी हो रहा है। कुछ चीजें बदली नहीं है। मेरे को नहीं लगता है कोई ज्यादा डिफरेंस आया, बस समय बदला है। आज से 100 साल पहले 1947 के तो मुझे आसपास ये लगता सब है चल रहा है। एक सीएम स्तर के व्यक्ति को कार्यक्रमों में सभी भी जाना चाहिए। सारे समाज बराबर है, सारे समाज अच्छे हैं, लेकिन और खुद की कास्ट के आप कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो इस तरह का बयान आप पे अननेसेसरी गलत हो मुझे सकता है। मोदी जी की खास बात पता क्या लगती है? मोदी जी की खास बात यह है कि खैर वो जातिवादी में तो जाते ही नहीं है। वो जिस जगह जाते हैं, वहां का जो महापुरुष हुआ है, वहां का जो बड़ा नाम हुआ और है, मंदिर उसको भी, याद जरूर करते खासकर हैं। मंदिर भी, लोक देवताओं को याद करना, वहां लोक के। देवताओं को याद करते हैं मोदी जी। इवन बिल्कुल। मोदी जी की खासियत यह है कि मोदी जी जहां जाते हैं वहां की बोली बोलने की भी कोशिश बोले करते हैं। बिल्कुल। वहां का खान पान जो होता है जयपुर अच्छा। में जब आए थे तब उन्होंने कहा था, राम राम सा, खाटू श्याम जी की जय, सालासर बालाजी की जय। मतलब उन्होंने इस क्षेत्र के जो मंदिर है, खमा खणी भी बोल देते हैं कभी कभी, इधर जाते हैं तो याद करते हैं। और हाँ। महान पुरुष जो होते हैं, मैं आपको बताऊं, केम छो भी बोलते हैं, जिनके बारे में समाज के लोग भी नहीं जानते, महापुरुषों के बारे में उनका भी नाम ले लेते हैं। तो अचंभा होता है कि मोदी जी किस विजन के साथ इस देश को आगे ले जा रहे हैं। मोदी जी क्या है कि टीम बहुत अच्छी है, खुद बहुत अच्छे हैं, तो मोदी जी की अलग खासियत है। लेकिन भजनलाल जी को सीखना चाहिए, अभी सही समय भजनलाल जी आपके पास, उपयुक्त समय है, अभी सीख लीजिए। ये समाज वमाज छोड़िए, समाज आपका है, हमारा है, सबका एक ही है। हिंदू समाज की बात करिए, आप सनातन की बात कीजिए, योगी, मोदी,
आप अमित शाह जी को देखिए, आप हेमंत बिस्व शर्मा जी को देखिए, जो उत्तराखंड के सीएम हैं, उनको देखिए आप। वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व का झंडा बुलंद साउथ कर में रहे चला हैं। जाए, अन्नामलाई है, वो बात कर बहुत रहे सारे लोग हैं, मतलब बीजेपी की जो ब्लड लाइन है, आप उससे इधर-उधर होंगे तो नुकसान आपको हैं। होगा। अन्नामलाई ने कहा था कि आई नो आई लॉस्ट दिस इलेक्शन, हुँ, बट आई विल, मैं अपना हिंदुत्व का द स्टैंड आई टुक ना, आई विल नेवर लीव दिस। उसने ये क्लियर कट कर दिया है कि जो मैं साउथ, स्टैंड को नहीं छोड़ सकता। वो इस स्टैंड को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, और चर्चाएं करते हैं। ये अमित मालवीय हैं जो बीजेपी आईटी बीजेपी से। आईटी से, उन्होंने ट्वीट किया है, तीनों सरकारों का नाम लिया है। थोड़ा हम भी डिस्कस कर रहे थे, आप इसको थोड़ा खुल के बताइए। उन्होंने जो ट्वीट किया अमित मालवीय जी ने, बहुत अच्छे लीडर हैं और हमेशा बीजेपी के लिए आईटी सेल के रूप में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। और अच्छे व्यक्ति हैं, संघर्ष किया है, बीजेपी के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी फ्रंट फुट पे। और उनको हो सकता है कि लड़ाई लड़ने के उनके पीछे भी कुछ लोग हों, लेकिन अच्छे लीडर हैं, हमेशा बात करते हैं। तो मैं जब आज देख रहा था तो उन्होंने एक बात लिखी बहुत सिंपल। उन्होंने लिखा कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने युवाओं को यूपीएससी, पीएससी की तैयारी के लिए सहायता प्रदान की कर रही है। और मतलब आपने ऐसा कुछ नहीं, आप सरकार की लापरवाही चल के यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों को डूबने से मौत हो गई। तो पॉलिटिकल आरोप था, लेकिन लोग नीचे लिख रहे थे कि अमित मालवीय जी, राजस्थान के युवाओं का क्या होगा? राजस्थान की सरकार ने तो कुछ नहीं किया। अमित मालवीय ने राजस्थान का नाम भी नहीं लिखा। तो लोग चर्चा में था। और एक एक फोटो, बड़ी तस्वीर चर्चा में थी अमित शाह जी की। अमित शाह जी गजब के लीडर हैं। आप चाणक्य जो बिल्कुल, इनको चाणक्य कहते हैं। चाणक्य कहते लोग हैं। कहते हैं, हम तो नहीं कहते हैं, लेकिन लोग कहते हैं। लोग कहते हैं चाणक्य, तो वो चाणक्य की फोटो उन्होंने लगा रखी है। मैं आपको दिखा दूँगा चाणक्य की फोटो। हाँ, ये देखिए। इसमें वीर सावरकर जी वीर की तस्वीर। सावरकर की और चाणक्य की फोटो अमित शाह जी के उसमें लगी हुई है। तो उन्होंने जहाँ पे वो बैठे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। एक रजनीकांत उनसे मिलने गए थे, फ़िल्म एक्टर। अच्छा, अच्छा। तो वहाँ चाणक्य और वीर सावरकर की फोटो लगी हुई है। तो लोग नीचे लिख भी रहे हैं, कुछ लोग विरोधी जो एंटी नेशनल लोग हैं, वो लिख रहे हैं। टूलकिट गैंग। टूलकिट गैंग नीचे लिख रही है कि भई वीर सावरकर तो माफ़ी वीर हैं। पता नहीं इस तरीके से लिख रहे हैं। लेकिन हम खैर, तो ये तो कहेंगे, उन ये तो लोगों का। उनका काम है और वो करते रहेंगे, वो तो कोई बात नहीं। अच्छा, एक बड़ी गजब की तस्वीर देखने को मिली। हुँ। महाकुंभ भारत में आज इतने सालों प्रताप बाद। सिंह खचरियावास ने एक ट्वीट किया है अभी, एक चैनल का वीडियो डाल के लिखा है कि भजन लाल सरकार पूरी तरह से फेल है, राजस्थान की जनता दुखी व परेशान है। इसका उदाहरण इस वीडियो से देखा जाए कुछ दिन पहले का है, लेकिन ये राजस्थान की भजन लाल सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जब राजस्थान के मुख्यमंत्री के सामने उनके मंत्रियों को निष्क्रिय कहा जा रहा है और वो मुस्कुरा रहे हैं। एक्चुअली ये राजस्थान की मंत्री और उन मतलब एक चैनल का कार्यक्रम था, उसके अंदर भजन लाल जी एज़ एन गेस्ट गए थे और भजन लाल जी के सामने भजन लाल जी के मंत्रियों को पेल दिया। उन्होंने कहा कि ये जो अच्छे नहीं हैं इनको हटा दो। एक मीडिया के बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने कह दिया कि भई, हालाँकि वो पैसा भी अच्छा दे रहे हैं उनको, फिर भी पेल दिया बढ़िया। और कहा कि भई आपकी टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है और आपके मंत्री काम नहीं कर रहे। तो भाई घर आएगा तो सम्मान होता है, हमारे इधर आएँगे तो हम तो सम्मानपूर्वक बात करेंगे। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल। चाहे कोई भी क्योंकि आए। हमारा तो नैतिकता ये बनती है कि अपने घर जो आए, अपना विरोधी भी आए तो उसको सम्मान करो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलो ठीक है जो हो रहा है, लेकिन अब प्रताप सिंह ने भी तंज कसा है इस पे। ये तो पॉलिटिकल तंज करते ही रहते हैं। और क्या है दुकान में सामान आपकी? दुकान में सामान है, और सामान ये है कि योगी आदित्यनाथ 54 मंत्रियों के साथ में डुबकी लगा रहे हैं। हुँ। ये तस्वीर हुई है वायरल। और अटकेलियाँ नज़र आ रही है योगी आदित्यनाथ की, सुंदर तस्वीर है। वो अटकेलियाँ कर रहे हैं जैसे महाकुंभ को आपको पता है, कुछ लोग जो है। बालक, जैसे बालक होते हैं ना बच्चे, जब डुबकी लगाते हैं, तो अटकेलियाँ भी खेलते हैं, तो वो थोड़ा-सा पानी उछाल कर थोड़ा-सा ऐसे एक वो अंदाज दिखा उनका। मतलब बचपना हर किसी में होता है। एक बात है कि आप कितने ही बड़े व्यक्ति बन जाओ, चाहे मुख्यमंत्री बन आप में जाओ। बहुत बचपना देखता हूँ मैं कभी मैं भी यार ऐसे ही, दर्शक भी देखते हैं हाँ, तो मैं करता रहता हूँ। हाँ। मैं आनंद लेना चाहिए जीवन का। इस तरह की स्ट्रेसफुल ज़िंदगी आज अभिषेक, मैं तो फुल आनंद लेता हूँ अपनी ज़िंदगी का। मतलब किसी को मैं दिल नहीं दुखाता, पॉलिटिकली बोल देता हूँ। और जो आरोप-प्रत्यारोप, हम डायरेक्ट हिट भी नहीं करते किसी को, आरोप-प्रत्यारोप तो लगते हम रहते हैं, पत्रकार बोलते है, हैं। देखिए हमारा हमें। काम है क्रिटिसाइज़ करना, जब भी सरकार ठीक चलेगी। लेकिन मेरे दिल में ये एक पाप नहीं है, मेरे दिल में जो है स्पष्ट है। मैं जिसके हूँ स्पष्ट बोलूँगा, जो गलत कर रहा है गलत बोलता हूँ। भजन लाल जी बहुत अच्छा करते हैं कई बार। कुंभ की तस्वीरें हमें अच्छी लगी भजन लाल जी की, हमने बोला भी अच्छी तस्वीर है। सनातन का महापर्व में आस्था की डुबकी आप लगा रहे हैं।
बहुत अच्छी तस्वीर है, युवाओं को सीखने को मिलेगा। बिल्कुल, वो बिल्कुल। चाहे हनुमान बेनीवाल बुराई कर रहे थे तो हमें अच्छा नहीं लगा, हमने कहा हनुमान बेनीवाल ने बुराई कर दी। हनुमान बेनीवाल कुछ जगह अच्छी लीडर देखिए, हैं, कुंभ एक महापर्व है और हनुमान बेनीवाल अच्छे लीडर हैं, कई जगह अच्छी बात बोलते हैं तो हम उनका समर्थन करते हैं। हनुमान बेनीवाल का हनुमान बेनीवाल ने भी आज एक ट्वीट किया है, जो लाडनू में एक हाई टेंशन लाइन से कोई युवक है, कीचड़ करके, वो उनकी मृत्यु हो गई उस लाइन की वजह से, चिपक गए थे वो। तो उन्होंने, वही है, वो जो स्टैंड लेते हैं गरीबों का, वो उनकी अच्छी बात है, ग्राउंड पे जाते हैं, एक स्टैंड लिया है और उनकी आवाज उठा रहे हैं कि ये गलती किसकी है। हाई टेंशन लाइन से एक आदमी चिपक जाता है, क्या हाई टेंशन लाइन की हाइट नीचे है, क्या वहां पे सुरक्षा के कुछ इंतजाम नहीं, इस तरह के उन्होंने आरोप लगाए हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं इस युवक को, इसके परिवार को न्याय दिलाऊंगा। ये बातें बड़ी उनकी कमाल की है। ग्राउंड पे जाके जो जिस तरह से वो लोगों से मिलते हैं और बातचीत करते हैं और आवाज उठाते हैं, तो देखते हैं उनके परिवार को न्याय मिले और जो वो गए हैं जो इस दुनिया से, उनकी आत्मा को शांति दे। और क्या कुछ है, जैसे आप कहते हैं आज क्या है दुकान में सामान? मेरी दुकान में तो सामान कुछ नहीं है, आज ये है कि भाई नरेश मीणा मुझे लगता है कि जल्द रिहा होंगे और ऐसा ही बढ़ती है, वो भी हाँ, जल्द रद्द हो रद्द जाएगी। हो जाएगी। और किरोड़लाल मीणा जी हैं, वो अपना इस्तीफा जो दिया है वो जल्दी से एक्सेप्ट हो जाएगा। नहीं, इस्तीफा एक्सेप्ट कर ही नहीं, जन नेता का इस्तीफा एक्सेप्ट करना है। जन तो वो क्या जन नेता नहीं रहेंगे? जन जन नेता को कुछ नहीं चाहिए, ना पार्टी चाहिए ना कुछ और चाहिए, बस लोग चाहिए। नहीं, पार्टी के तो विचार के तो पक्के हैं वो कहते हैं कि मैं मोदी जी का बहुत अनन्य भक्त हूँ, बिल्कुल सनातन का प्रेमी हूँ। वो तब भी रहेंगे। मुझे लगता है किरोड़ीलाल मीणा एक ऐसा नेता है जिनको आज अगर बीजेपी ये कह दे कि भाई आप जाइए, तब भी वो सड़कों पे दिखेंगे, तब भी वो मोदी जी की बात करेंगे। और संघ के उनमें कुछ अच्छे गुण हैं जो झलकता है। तो कहते हैं ना, आरएसएस का स्वयंसेवक खुद इतने शिक्षित, आपातकाल में उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। ये चीजें हमेशा रहेगी उनके साथ। हनुमान बेनीवाल से मेरे को याद आया कि हनुमान बेनीवाल ने एक और फटकारा, जो किंग है, उन पे फटकारा मारा है। बोले गोविंद सिंह डोटासरा अगर अपने अलग से पार्टी बना के अगर चुनाव लड़ लेना तो 3000 वोट नहीं मिलेंगे। तो मतलब इस तरह के फटकारे भी मारते हैं। देखिए अभिषेक, मैं आपको बता दूं, हनुमान बेनीवाल एक ऐसे नेता हैं और किरोड़ीलाल मीणा एक ऐसे नेता हैं और राजकुमार रोत एक ऐसे नेता हैं जो खुद के दम पे लड़ते हैं। उन्होंने ठीक कहा है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि उन्होंने कहा है कि दम है तो अपने दम पे लड़के देखो, पता चल जाएगा कितना दुकान में सामान है। उन्होंने कहा लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, जज्बा चाहिए। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, पार्टी की जरूरत नहीं है, पार्टी वार्टी की लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, जिगर चाहिए, जज्बा चाहिए। आप जिस तरह से चैनलों के बीच में यूट्यूब चैनल वाला अकेला हो जाता है ना, वैसे मैं अकेला हूं फिर भी लड़ाई लड़ रहा हूं। तो ये हनुमान बेनीवाल की एक खासियत है कि वो अकेले होने के बावजूद लड़ाई लड़ते हैं। हो सकता है कि कुछ उसमें कमी हो, हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, मेरे में भी 4 कमी होगी, आप में भी होगी, उनमें भी है, लेकिन जो लड़ाई लड़ता है वो ही लीडर होता है, जो लड़ता है वो ही मतलब बहुत बड़ा आदमी बनता है। ध्यान रखना, जो लड़ाई लड़ेगा ना वो ही बड़ा आदमी बनेगा। जो डरपोक होकर घर बैठ जाएगा वो कभी बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए संघर्षशील नेताओं की मैं हमेशा रेस्पेक्ट करता हूं। सचिन पायलट संघर्षशील हैं, थे और रहेंगे। सचिन पायलट जैसे नेता विरले मिलते हैं। आप देखिए कितने कम एज में इतने बड़े लीडर बन चुके हैं कि देश में उनको पसंद किया जाता है, सचिन पायलट को। और इतनी कम एज में उनकी लोकप्रियता का ग्राफ आप जबरदस्त देखिए, केवल राजस्थान में नहीं है, मतलब पूरे इंडिया के अंदर उनकी लोकप्रियता जबरदस्त है। पूरे भारत के अंदर, संपूर्ण भारत के अंदर जबरदस्त लोकप्रियता है। युवाओं के लोकप्रिय नेता सचिन पायलट हो चुके हैं और लगातार युवाओं की आवाज उठाते हैं। और देखिए जब चुनाव हुए थे, पिछले विधानसभा चुनाव, जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, सचिन पायलट के कारण ही 21 सीट से कांग्रेस पार्टी 99 सीट पर आई थी, तो उनके कारण ही चुनाव जीते थे। तो ऐसे लीडर्स जो जननेता हैं, तो उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए हमेशा। हम करते हैं इन अ वे। अगर कोई गलत बोलते तो बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। आप एक बात और है, मैं आपको बता दूं अभिषेक, आज रामलला का मंदिर बने हुए 1 साल हो गया है। 22 जनवरी भगवान श्री राम जी का मंदिर बने हुए 500 साल पुरानी लड़ाई, 500 साल का संघर्ष था। और किस तरह से मुगलों ने मंदिरों पर मस्जिद बना दी थी। आप देखिए, हम किसी समाज के धर्म के विरोध में नहीं है, लेकिन मुगलों ने मंदिर के ऊपर ही मस्जिद क्यों बनाया, सवाल ये था। उसके बाद एक पूरी हिंदू समाज ने लड़ाई लड़ी और इतने सालों बाद 500 साल साधु संत है, कितने अखाड़ों ने इसमें भाग लिया, कितने लोगों का जीवन चला गया। कार सेवा में कितने लोगों का जीवन, कार सेवा में चला गया, गोलियां चली उन पे, गोलियां चली है। और एक वहां पर कुछ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले पत्रकार गए थे, उन्होंने कहा था कि आप किस जाति से है,
उसने कहा कोई जाति से नहीं है, हम हिंदू है। कार सेवकों ने ये कहा था, मुझे आज भी वो याद है, वो वीडियो वायरल होती है एक कार सेवक की। और कितने साधु संत, कितने परिवारों का संघर्ष है वो। मैं ये नहीं कह रहा किस पार्टी ने बनाया, किसने बनवाया मंदिर, वो डजंट मैटर, वो डजंट मैटर। मंदिर भगवान श्री राम का बना है, आस्था का प्रतीक है भगवान श्री राम। भव्य मंदिर बना, जबरदस्त मंदिर बना, किसी पार्टी का मंदिर नहीं है, किसी धर्म का मंदिर नहीं है, भगवान श्री राम का मंदिर है। और वहां सभी धर्मों के लोग जाते हैं। और सबसे सुंदर तस्वीर रोजाना सुबह आती है कि भगवान श्री राम का, रामलला के दर्शन होते हैं। और आपको भी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम की। आज 1 साल पूरा हो चुका है। अयोध्या में जो रामलला टेंट में विराजमान थे, भव्य मंदिर बन चुका है। अगर आपको भी समय मिले तो अयोध्या जरूर जाके आइए, क्योंकि राम सबकी आस्था, कुंभ भी जाके आइए, सबकी आस्था का प्रतीक है अयोध्या और कुंभ ज्यादा। जय श्री राम, प्रयागराज। राम राम साहब।